प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में राजपूत राज्यों द्वारा मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति। उसके अंतर्गत हमने महाराणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष की चर्चा की थी और उस संघर्ष के कारण जो खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और महाराणा सांगा के मध्य, उसकी घटनाओं का उल्लेख किया था। उसके बाद खानवा के युद्ध के महत्व के बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की थी। आज हम महाराणा सांगा द्वारा लड़ा गया खानवा का युद्ध और सांगा को मिली इस युद्ध में पराजय के कारणों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। वो कौन से कारण थे जिन कारणों के परिणाम स्वरूप महाराणा सांगा को, जो इतना शक्तिशाली शासक था, योग्य कुशल सेनापति था, उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसकी पराजय के जो कारण हैं, उन कारणों को हम अलग अलग बिंदुवार संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। राणा सांगा की पराजय का जो प्रथम कारण माना जाता है वो है राजपूत सेना में एक सूत्रता का अभाव। राणा सांगा की सेना एक नेता के अधीन नहीं थी, अपितु भिन्न भिन्न राजपूत सामंतों एवं शासकों के अधीन थी। इन सैनिकों की स्वामी भक्ति अपने अपने सामंतों के प्रति थी तथा इस पर राणा सांगा का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। तो इस कारण से राजपूत सेना में एक सूत्रता नहीं थी और इस एक सूत्रता के अभाव के कारण ही महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा जो कारण माना जाता है वो है राजपूतों की परंपरागत युद्ध पद्धति। राजपूतों की युद्ध पद्धति पुरानी हो चुकी थी, वो परंपरागत थी, रूढ़िवादी थी। इसके विपरीत खानवा के युद्ध में बाबर ने जो व्यूह रचना की और जिस प्रकार से तोपखाने और बारूद और तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, उसके सामने हम कह सकते हैं कि राजपूतों की जो युद्ध पद्धति थी वो परंपरागत थी, जबकि बाबर की युद्ध पद्धति वैज्ञानिक तथा नवीनतम थी, जिसके सामने राजपूत अधिक समय तक नहीं टिक सके। अन्य कारण जो माना जाता है महाराणा सांगा की पराजय का खानवा के युद्ध में वो है पैदल सेना की अधिकता। राजपूतों की सेना में पैदल सैनिक अधिक थे, जबकि मुगल सेना अधिकांश में घुड़सवारों की थी। अतः मुगल सेना अधिक सक्रिय तथा गतिशील थी।
चौथा जो कारण माना जाता है वो है बाबर का तोपखाना। बाबर के पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। बाबर की तोपों तथा बंदूकों के सामने राजपूतों के परंपरागत हथियार जैसे तीर, कमान, भाले, तलवारें तथा बर्छियाँ प्रभावहीन हो गई। वो किसी प्रकार से तोपखाने के आगे नहीं टिक पाई। इस कारण से भी खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। अन्य जो कारण है पराजय का वो है बाबर की तुलगमा पद्धति। बाबर ने खानवा के मैदान में तुलगमा पद्धति से अपनी सेना को विभाजित किया। उसी पद्धति से उसने मोर्चाबंदी की थी। बाबर की तुलगमा पद्धति बड़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई। मुगलों ने राजपूतों को चारों ओर से घेर लिया और अंत में महाराणा सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। पराजय का जो अगला कारण है उसका हम राणा सांगा का युद्ध भूमि में देर से पहुंचना, उसके अंतर्गत भी उल्लेख कर सकते हैं। राणा सांगा ने बयाना की विजय के बाद लगभग 1 महीने का समय नष्ट कर दिया और मुगलों पर तुरंत धावा नहीं बोला। इस अवधि में बाबर को युद्ध की तैयारी करने का काफ़ी समय मिल गया। तो इस प्रकार से कुछ लोग राणा सांगा का युद्ध भूमि से विलंब से पहुंचना, इस कारण को भी उसकी पराजय के साथ जोड़कर सिद्ध करते हैं। अगला जो कारण है महाराणा सांगा की खानवा की युद्ध में पराजय का, वो है राणा सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध में झोंक देना। घमासान युद्ध के दौरान राणा सांगा ने एक साधारण सैनिक के समान अपने आप को युद्ध में झोंक दिया, जिससे मुगलों को उस पर वार करने का अवसर मिल गया तथा शत्रु पक्ष के एक तीर लगने से बेहोश हो गया। राणा सांगा के घायल होते ही राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। राजपूत सेना अपने नेता के अभाव में भयभीत हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। तो इस कारण से वो स्वयं अपने नेतृत्व में लड़ाई लड़ा था और अपने आप को युद्ध के मैदान में पूर्ण समर्पण के साथ झोंक दिया था। अंतिम जो कारण माना जा सकता है वो है सिलहदी तंवर का विश्वासघात। कुछ इतिहासकार जैसे कर्नल टांड, हरविलास शारदा, श्यामल दास आदि इतिहासकारों का मत है कि रायसेन के शासक सिलहदी तंवर राणा सांगा का साथ छोड़कर शत्रु पक्ष में जा मिला था। अतः सिलहदी तंवर के विश्वासघात के कारण भी राणा सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर हम खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय के कारणों का उल्लेख कर सकते हैं। धन्यवाद।